हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टॉप 11 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हाल फिलहाल में 2023 में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को समझना। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की ट्रांसपेरेंसी को चेक कर पा रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप प्रीवियस ईयर पेपर के जो ऑब्जर्वेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बैक टू बैक सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे यूनिट्स को सॉल्व करेंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट नंबर 1 देखेंगे 2023 में कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है जो कि इन्होंने पूछा है। ये कह रहे हैं कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस वन ऑफ द मेन फीचर नॉन एज अ सुपर फॉलोज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया से जोड़ करके एक सवाल हमेशा हर साल आपका आता ही आता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से इंटरलिंक्ड कर करके आप सवालों को जोड़ सकते हैं। जैसे टीचिंग को देखा जाए तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन से भी जोड़ते हैं, टीचिंग को हम आईसीटी से भी जोड़ते हैं, टीचिंग को हम हायर एजुकेशन से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ट्विटर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन में काउंट होता है। सुपर फॉलोअर्स के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि सोशल मीडिया का सबसे कह सकते हैं कि भाई ताकतवर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का एक माध्यम बताता है। इससे पहले अगर बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में फेसबुक से, इसके अलावा व्हाट्सएप से भी सवाल डायरेक्टली आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं कि फाउंडर क्या है, काम कैसे करता है, मैसेजेस जो हैं वो किस तरीके से आपस में लिंकअप होकर के काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आप देख पा रहे हैं, अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सवाल कह रहा है कि भाई थ्योरी एंड द थ्योरिस्ट आर एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। सीधी सी बात है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए आप किस तरीके से किसी चीज़ को एसोसिएट करके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे कहा जाए कि भाई तुम ये काम करके दो, या अगर मैं कहूँ कि भाई 2 + 2 = 4 होता है, तो उसको ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 या फिर 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी बहुत सारे हैं, उसमें से स्किनर, पियाजे, बेंड्रो और वाइगॉस्की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ से पहले सवाल नहीं आते थे, पर 2 सालों से यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्किनर के ऊपर सवाल आ चुका है, पियाजे के ऊपर डायरेक्टली सवाल आ चुका है, और आपको मुझे बताना है कि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन के बारे में किसने बात की है। स्किनर ने बात की है, जो बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं। पियाजे कहते हैं कि भाई बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू सीखता है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बेंड्रुआ अगेन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वाइगॉस्की सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं कि भाई जो छोटा बच्चा है सोसाइटी में लैंग्वेजेस के थ्रू सीखता है, उसकी जो भाषा है बुनियाद जो है समाज से शुरू होती है, स्कूल से शुरू नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सोसाइटी में ही आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जहाँ पर हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं जिसको कि बेंड्रुआ ने दिया है, वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगली बार आपसे 4 स्टेप्स पूछ ले। अटेंशन, किसी चीज़ को बात करना। रिटेंशन, यानी कि आपने अटेंशन किया लेकिन आप उसको कितना री अटेंशन तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं। और मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आपका शरीर, आपके शरीर के अंग, आपका दिमाग, फिजिकल बॉडी कितना रिप्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ को अटेंशन की तरफ लेकर के जाने में। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंड्रुआ ने कहा कि भाई मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ कर रहे हैं, अटेंशन है, रिटेंशन है, रिकॉलिंग है, मोटर रिप्रोडक्शन है, बट अगर मोटिवेशन नहीं है तो उसका लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग एक टाइम के बाद रुक जाएगी, उसका प्रोडक्टिव जो है अप्रोच खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, जो कि इन्होंने अब स्टेटमेंटल तरीके से पूछना शुरू किया है। पहले हमेशा ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछे जाते थे। सवाल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ इमोशनल एनर्जी इज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन फ्रॉम एन अनडिजायरेबल गोल टू सोशली डिजायरेबल वन। यानी भाई किसी भी चीज़ का जो उत्थान की जो प्रक्रिया है, मान लो कोई इमोशंस है आपके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक प्रोसेस होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, सब्लिमेशन होगा,
और यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि ये अवांछनीय जो लक्ष्य है वो सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्य में बदल जाती है कैसे। और दूसरा कहता है कि कैथरेसिस एक वांछनीय तरीका है। कैथरेसिस का मतलब होता है कि एक इमोशनल अप्रोच होती है जो कि आपके शरीर के अंदर इमोशंस को बैलेंस करती है, या कहें कि उसको ऑब्जर्व करती है, या इमोशंस जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उसको चैनलाइज करती है, राइट। सो रिलीज ऑफ द इमोशनल एनर्जीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखना है कि दोनों में से सही वाला कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है, या फिर यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है और दूसरा भी यहाँ पर फॉल्स है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऑप्शंस को देखें, कैथरेसिस किसके बारे में बात कर रहा है। कैथरेसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि एक प्रोसेस है जो क्लीन करती है आपके वरीज को। फॉर एग्जाम्पल हम लर्निंग की बात करते हैं, किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं, या कोई 10th-12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसका जो वो इमोशनली हम कहते हैं कि उसको इमोशनली बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है टिल द एज ऑफ द अडल्टहुड, लाइक 17-18 ईयर्स ओल्ड तक, राइट। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि उसके इमोशंस को, उसके टेंशन्स को और उसके वरीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैथरेसिस उसी का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कैथरेसिस क्या कह रहा है, आपके इमोशंस को चैनलाइज कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम इनडिजायरेबल सोशली डिजायरेबल वन की बिहेवियर की बात करें, तो अगर आप इमोशनली अपलिफ्टेड हैं, बैलेंस्ड है, तो सोसाइटी में आपका जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शंस इमोशंस के पीसफुलनेस और बैलेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ये भाई अल्फा बीटा नहीं लगाना है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। क्लास मैनेजमेंट के बारे में बात की है, ठीक है। कह रहे कि भाई एम क्या है, क्लास को मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर मैनेजमेंट करना है इसलिए प्राइमरी जो है एस्टेब्लिशमेंट टीचर करेगा, सब कुछ जो करेगा। सस्टेन करना है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है। चौथा कह रहा है कि भाई पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्लासरूम को मैनेजमेंट की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, अगर आप इसको देखेंगे, किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। When you start to find out the positiveness of the questions and the lines and the statements, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि it is very important to pick up the key points, right? तो पॉजिटिव प्रोडक्टिवनेस लर्निंग क्या होती है। पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग का मतलब है कि भाई आपका क्लासरूम मैनेजमेंट तभी हो सकता है अगर आपकी क्लासरूम का इन्वायरमेंट बड़ा पॉजिटिव है। वो प्रोडक्टिव तभी हो सकता है जब उस पॉजिटिवनेस में आप कुछ लेकर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिस करने से, जनरल एजुकेशन को लेने से, वोकेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ने से पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। क्लास मैनेजमेंट स्टूडेंट के अंदर सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सिखाता है, उसको डिसिप्लिन भी सिखाता है, ठीक है। उसके इमोशनल, उसके फिजिकल, उसके मेंटल बिहेवियर को अपलिफ्ट भी करता है, राइट। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पर है बिल्कुल सही है। नंबर 5 को देखेंगे। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, हमेशा ये सवाल आता है। पिछली बार इन्होंने यूजीसी का हेडक्वार्टर पूछा था, फिर चेयरमैन पूछा था, उसके बाद इन्होंने पूछा कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी इन्होंने जो है मैचअप की बात की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके साथ जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन की बात की तो प्रोग्रामिंग किसके साथ करेगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन लर्निंग की बात करते हैं, और NTTR यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की बात है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि भाई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार देख सकते हैं आप, अगर आपको मैच करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये हिंदी में भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन है बिल्कुल 2 होगा। ए को हमने कहा है कि भाई UGC क्या है, यूनिवर्सिटी है, ऊपर से ग्रांट है, फिर कमीशन है, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को प्रोग्रामिंग की तरफ से जुड़े हुए हैं। बी कह रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन कम्युनिकेशन को जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम नॉन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। NIOS क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि भाई एजुकेशन प्रोग्राम है क्लास 9 to 12 तक के बारे में, जो कि आपको ध्यान में भी होगा। NOIS से हम काफ़ी सारी प्रिपरेशंस भी करते हैं। DSSB की बात करें या ओपन लर्निंग है, तो बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बारे में बात की है तो बिल्कुल आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ पा रहे हैं। अगर आप इसको ही जोड़ लेते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाता। तो कई बार आपसे NITTR का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में UGC का हेडक्वार्टर 1956 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी फुल फॉर्म को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। AICT का काम है
टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के ऊपर बात करता है, सेल्फ पेस्ड की बात करता है, इंटरनेशनल कोर्सेज को जोड़ता है आपस में। एनपीटीएल अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एनटीए, हमेशा सवाल आता है, कह रहा है कि भाई यहाँ पर एनहांस करता है लर्निंग को टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस है। यूजीसी क्या कर रहा है, ग्रांट कमीशन को दे रहा है, नॉन टेक्नोलॉजिकल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। ECE यानी कंसोर्टियम ऑफ द एजुकेशन कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता है, जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए, यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये ध्यान रखना है। स्वयं 9 कोऑर्डिनेशंस के ऊपर काम करता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NCERT स्कूल एजुकेशन, NOIS ओपन लर्निंग, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटीज, राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, एंड IIMB जहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बेंगलुरु में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं। NITTR यहाँ पर हम रिसर्च ट्रेनिंग की बात करते हैं कि भाई अगर आपको यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करना है, स्कूल को अपलिफ्ट करना है, तो टीचर्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, टीचर्स को भी ट्रेन करना उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव हेड, जो 21 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, जो स्क्रीन के ऊपर है। सवाल ये कह रहा है कि भाई छात्र और शिक्षक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, उच्च भावन प्रभावकारिता होने पर बने रहते हैं, और ये कहते हैं कि हाई सेंसेस एफिशिएंसी की बात करता है। लर्निंग कैसे पॉसिबल है भाई, हमने कहा कि क्लासरूम मैनेजमेंट कर लिया, टीचर भी बढ़िया पढ़ा रहा है, बच्चा भी बढ़िया पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर सेंसेस में इफिशिएंसी नहीं है, लर्निंग की ग्रैप्स करने की ताकत नहीं है टीचर के अंदर भी बच्चे के अंदर, अगर टीचर नहीं समझ पा रहा है कि भाई अगर मेरा बच्चा वीक है, एवरेज लेवल पर काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत परेशानी है उसको, अगर वो नहीं जान पा रहा है तो लैकनेस कहाँ पर आ रही है, तो हम देखेंगे। नंबर 1 तो आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रभावकारिता को नहीं बढ़ाता है, ये बताना है आपको, दोनों में से अगर दोनों मिलकर के काम नहीं करते तो क्या आउटकम आता है। पहला, डे टू डे सक्सेस इन अचीविंग टास्क, बिल्कुल ये तो तभी हो सकता है जब दोनों मिलकर के करेंगे। सवाल क्या करें, जब दोनों मिलकर के नहीं कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन है, यहाँ पर फोकस करना है स्किल्स के ऊपर। तीसरा कह रहे हैं कि नॉलेजेबल पार्टनर्स का होना इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही। हाई एक्सपेक्टेशन दोज इन द एनवायरमेंट, तो वो तो तब लगाएंगे जब दोनों में अच्छी एफिशिएंसी होगी। तो फॉर्मल एजुकेशन रिलेशनशिप्स की हम बात, फॉर्मल स्कूल क्या है, 2 टर्म यूज करते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या कह रहा है, जहां पर हम एक फिक्स टाइमिंग की बात करें, 8 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे लंच होगा, स्कूल बस आएगी 7:30, दिस इज अ फॉर्मल व्हेन द स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली फिक्स्ड, है ना। तो ये है आपका फॉर्मल स्कूल रिलेशनशिप दैट फोकस ऑन द स्किल्स, केंद्रित करता है चीज़ों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आप ये देखेंगे बिहेवियर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, मास्टरी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल जो आपका इंकरेजमेंट है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इमोशन स्टेट के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे टीचर्स को लेकर के, तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष निर्देश सबसे उपयुक्त होता है जब, कब, एक टीचर ने एक बच्चे को यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन वो कब फ्रूटफुल है, जब टीचर यहाँ पर बेसिक स्किल्स के ऊपर बात करेगा या यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा पाथवे करने के लिए कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन उसमें तो दोनों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। इनकरेजमेंट क्या है, बच्चे का रिफाइन करता है क्रिएटिविटी एंड आर्ट को, ठीक है, बट ये तो डायरेक्ट है नहीं, इनडायरेक्ट है। इनकरेजमेंट तो अंदर से आ रहा है, क्रिएटिविटी तो उसकी इंटरनल चीज़ें हैं। असाइन क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस को, यानी कि बताता है कि तुमको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम कैसे करना है, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, दिस इज द टीच बेसिक स्किल्स की हम बात करते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आप क्या दे सकते हैं, उसको ये बताना कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, या हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, उसका बेसिक स्किल क्या है, पेन को पकड़ना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, डिसिप्लिन कैसे बनानी है, तो उसके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जब हम शुरू से काम करना शुरू करते हैं। सो टीच बेसिक स्किल्स, जहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है। क्लास में टीचर बोलता है चुप रहना है, अभी होमवर्क करना है, अभी लंच करना है, इसीलिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा है। वाई? बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द स्कूल एजुकेशन, बट NIOS जब हम ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इनफॉर्मल है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, पेपर कब होगा, कब यूनिवर्सिटी जाना है, कब नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल में डिग्री पूरी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्मल एजुकेशन इज कम्प्लीटली फिक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पे टीचर है, 8 लेक्चर होंगे, वहाँ पे पहला इंग्लिश का, हिंदी का, देन लेटर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विल बी देयर, एंड फिर लंच टाइमिंग है, स्कूल की बस का टाइम है। देयर इज अ फॉर्मल फिक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप तभी उसको कर सकते हैं
व्हेन द टीचर गिविंग यू द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन द लर्नर रेडी टू लर्न द बेसिक स्किल्स। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कन्वर्जर, डाइवर्जन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अगेन बिहेवियरिज्म से जोड़ करके सवाल को पूछा गया है, जो हमने पियाजे, स्किनर, बेंड्रुआ और इसके अलावा वाइगॉस्की के बारे में बात किया। कन्वर्जर क्या है? जब आप किसी चीज को फिक्स डायरेक्शन में सोच रहे हैं। डाइवर्जन व्हेन यू थिंकिंग इन अ डायमेंशनल ऑफ अ थॉट प्रोसेस। फाइन। एलिमिनेशन, हम किसी चीज को जब एलिमिनेट करते हैं ना। अकोमोडेशन क्या है? जब हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कॉन्सेप्चुलाइजेशन की तरफ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो आपको बताने की सही क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द पॉजिटिवनेस ऑफ द की फैक्टर, कि सवाल में से पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि हम कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन नंबर ए को हम 3 से इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि कन्वर्जर जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मेमोरी के ऊपर फोकस कर रहा है। डाइवर्जन यहाँ पर आपके एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट टू डू द थिंग्स विद द लर्निंग, जब हम कह रहे हैं कि भाई लर्निंग बाय डूइंग से सीखना है, जब बच्चे को पता चल जाए कि ब्लॉक को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जब उसको ये पता हो कि भाई 2 + 2 = 4 है, देन 4 × 4 = 16 भी हो सकता है। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 भी आ सकता है। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑब्जर्वेशंस को। एलिमिनेट क्या है? यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर हम कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस से सीखा। अब जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब बच्चा यहाँ पर अपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को अल्फा बीटा में भी जोड़ करके पढ़ रहा है और उसको ये भी पढ़ रहा है कि भाई 360 एंगल से किस तरीके से खड़े होते हैं, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंसेस। लेकिन मैटर क्या करता है? जब एक्सपीरियंसेस काम कर रहे हैं उसके, अगर एक्सपीरियंसेस काम नहीं करे तो लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। सी यहाँ पर ये कह रहा है, सॉरी डी कह रहा है अकोमोडेशन, सॉरी अकोमोडेटर का काम क्या है? अकोमोडेट करना, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस भी है, कंक्रीट है लेकिन, और एक्टिव भी है एक्सपेरिमेंटेशंस को लेकर के, यानी लर्निंग दोनों तरफ हो रही है। एक्टिवली वो पार्टिसिपेशन भी कर रहा है और एक्सपीरियंसेस से सीख भी रहा है। तो क्रिएटिवनेस की बात करते हैं, जो हमने कल ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो मैंने वाईटी में बताया था, जिसने नहीं देखे उसको देख लीजिए, जिसमें हमने रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, देन इसके बाद हमने लास्ट में क्रिएटिंग की बात की और उससे पहले इवैल्यूएशन की बात की, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये हिंदी में है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, इसका जो लिंक है वो यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया है व्हाट इज़ अ कंक्रीट एक्सपीरियंस, जहाँ पर नई चीज़ों को आप सीखते हैं। कंक्रीट क्या है? जो पहले से सीखा है उसमें ऐड ऑन करना। रिफ्लेक्ट क्या है? जो आप सीख चुके हैं उसमें ऐड ऑन करना, यानी डेवलप करना ऑब्जर्वेशंस को नए एक्सपीरियंसेस के साथ। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन क्या है? जब मेमोरी में कोई चीज़ फिक्स है कि भाई 2 + 2 तो 4 होता है, बट उसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्रिएटिव कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द थ्योरीज, राइट। नंबर 4 कह रहे हैं कि भाई एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, बट एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं। 2 + 2 = 4 सीख करके पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, तो क्या है? लर्निंग विल बिकम स्ट्रक हो जाएगी, रुक जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थ्योरीज वहाँ पर काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। वो हर सब्जेक्ट में मैटर करता है एंड हमारे डेली लाइफ में भी मैटर करता है, जो कि कॉब ने अपनी बातों में बहुत बार कहा भी है, राइट। ये मैंने बता दिया, इसको मैं आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेमोरी, सिमेंटिक क्या है, एपिसोडिक क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल, सेपेटियल। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को ही यहाँ पर पढ़ लेते तो आप काफ़ी हद तक उसको सॉल्व कर पाते, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ये टर्म्स बिल्कुल नई थी हमारे लिए, ठीक है। एपिसोडिक क्या है? एपिसोड से बना एपिसोडिक, ठीक है। तो सिमेंटिक क्या है? जब हम फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफिकल क्या है? व्हेन द पर्सन राइटिंग समथिंग, अ सेंस ऑफ अ सेल्फ की बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड स्पेटियल क्या है यहाँ पर? जब आप किसी चीज़ को ड्राइव करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है। सिमेंटिक को हमने यहाँ पर कहा है मेमोरी, जनरल नॉलेज के साथ जब हम जोड़ते हैं, सिमेंटिक है, ठीक है। उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब 2 + 2 का फॉर्मूला तो 4 ही होगा ना, उसमें चेंज क्या करोगे? थोड़ी ना 2 + 2 = 3 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। एपिसोडिक की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि बी का 4 हो सकता है। इट्स अराउंड यू, लाइफ मेमोरी जो है, आपके लाइफ इवेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, जैसे सीधी सी बात है भाई, आजकल डेली सोप्स बहुत चलते हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ वेब सीरीज एंड वी हैव डिफरेंट थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया। तो दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द एपिसोड्स। जैसे आप काम करते हैं किसी चीज़ को लेकर के,
तो ये कहते हैं कि किस तरीके से आप इवेंट्स के ऊपर काम करते हैं और शॉर्ट इवेंट्स बनाए जाते हैं ताकि वो आपको याद रहें। अगर मैं आपको 10 एपिसोड दे दूँ किसी चीज़ का तो यू कैन ईजिली रिकॉल, अच्छा उस एपिसोड में ये था, उसमें ये था, इसमें ये था। सो इट्स ईजी टू लर्न जब हम एपिसोड 1 की बात करते हैं। एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफिकल, इट्स वेरी ईजी टू मार्क। जब हम कह रहे हैं कि भाई मेमोरी के बारे में लिखना है, आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है, आप अपने बारे में जानते क्या है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज अ स्पेटियल, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक रूट है जो आपको याद है, उसको हम ड्राइव करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो मेमोरी में है उसको लेकर के आगे बढ़ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, एंड यहाँ पर जब हम डिक्लेरेटिव की बात करते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव की बात करते हैं, तो एपिसोडिक क्या है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर। सिमेंटिक, जब आप नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देते हैं आपस में। मैंने वही कहा कि चेंज तो नहीं हो सकता ना, 2 + 2 = 4, ये तो है नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो प्रोसीजरल क्या है, स्किल एंड एक्शंस के ऊपर जब आप बात करते हैं, प्रोसीजर्स ही है ना, आपके स्किल्स कैसे काम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आपको यहाँ पर एक ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग के ऊपर आप काम कैसे करेंगे, जब आपका कंप्लीटली एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम करेगा, प्रोसीजर्स काम करेंगे, स्किल्स काम करेंगे, एक्शंस काम करेंगे। Now, if you want to access the students' performance and want to give them immediate feedback, with software will you select? एक नया सॉफ्टवेयर आया है। अब यही सवाल है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि यूजीसी ने सवालों को काफ़ी हद तक अब कोरिलेट करना शुरू किया, टीचिंग को आईसीटी के साथ, सोशल जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसके साथ, कम्युनिकेशन के साथ, हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना शुरू किया है। तो ये है कि यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्काल प्रक्रिया देना चाहते हैं, फीडबैक देना है बच्चे को कि तुमने जो सीखा है कितना तुम्हें आया, कितना तुम्हें नहीं आया, एक सॉफ्टवेयर अभी हाल फिलहाल में आया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है कहूत। ठीक है, इसको कहूत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ गेम्स को जो है फॉर्मेट किया गया है, जैसे क्विजेज होते हैं, 10 क्वेश्चंस दे दिए गेम के फॉर्मेट में, उसमें आपकी लर्निंग एनहांस होती है। ठीक है, हम जब किसी चीज़ को करके देखते हैं, अब आप अगर कोई 2 का टेबल बच्चे को सिखाना है, किसी प्राइमरी क्लास के बच्चे को, तो डेफिनेटली कहूत विल बिकम अ वेरी फ्रूटफुल फॉर द चाइल्ड। वो क्यों हो सकता है, बिकॉज उसका लर्निंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम प्ले वे मैथड से सिखा रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा रहे हैं, तो इट्स बिकम अ वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट। तो इसकी हम बात करें तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे ने गलत भी किया था, बट इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। जो हम एनीमेकर यहाँ पर प्लेटगन की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर प्लॉटून की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। फाइन, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एनीमेकर का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही है, और कल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी तक सवाल पूछे गए थे उसको हम कवर कर लेंगे कल तक। और अगेन आई एम सेइंग, प्रीवियस ईयर पेपर इज समवेयर रिफ्लेक्टिंग योर होल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस ऑफ योर पेपर। ठीक है, खासकर पेपर 1 की अगर बात की जाए तो उसको ज़रूर देखिए। आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं, PDF बीट द कंपटीशन से अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल से, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आई होप दिस सेशन इज़ कम्प्लीटली हेल्पफुल टू एवरीवन। और ऐसे ही 10 के 10 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थ्योरी की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड शेयर एज वेल, जिसमें कि आपका ही फ़ायदा है और हमारा तो है ही। So this is all about this session. Thank you so much for joining me everyone.